यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 का टेस्ट नंबर 14। ओके, हाँ जी, इससे पहले 13 टेस्ट हम कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और तैयारी भी आपकी शानदार हो जाए। ओके, हाँ जी सर, चलो हम शुरुआत करते हैं हमारा टेस्ट आज वाला। और आज का जो टेस्ट है उसका सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है ये, विच अमंग द फॉलोइंग बेस कैन बी काउंटेड टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा, आपको ना यहाँ पे ये 5 तरह के जो है वो एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा फीचर्स हैं जो बेसिकली टीचिंग की इफेक्टिवनेस को जज करने में क्या करेगा, मदद करेगा। सबसे पहला, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट क्या टीचिंग की इफेक्टिवनेस को जज करने में हेल्प करेगा क्या? नो सर। आगे, लेवल ऑफ रियलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, कि आपके जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव वो कितने रियलाइज हुए हैं, आपने जो सोचा था क्या वो आपने ऑब्जेक्टिव अचीव किया या नहीं किया। ये चीज आपको बेसिकली जज करने में आपको हेल्प करता है किस चीज के लिए, कि आपका टीचिंग इफेक्टिव रहा या नहीं। तो ये तो ओके है। फिर बोला टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट टू लर्न, बिल्कुल सही बात है। रिसोर्सेज यूज बाय टीचर इन टीचिंग, हाँ जी, ये भी इफेक्टिवनेस को बेसिकली क्या करेगा, दर्शाता है। रेगुलरिटी ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास, ये इसका कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर जो आएगा वो क्या, बी, सी एंड डी। बोले तो डी ऑप्शन। आगे बढ़ो, बोलता है ए यूनिवर्सिटी टीचर प्लान, एक यूनिवर्सिटी के टीचर ने प्लान किया टू स्टडी द इफेक्ट, कि हम जो है वो स्टडी करेंगे क्या, इफेक्ट देखेंगे किसका, लेवल ऑफ एस्पायरेशन ऑफ स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ठीक है, लेवल ऑफ एस्पायरेशन इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इसका इंपैक्ट हम देखने वाले हैं किसके ऊपर, ऑन द स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस एट द टीम एंड इवेल्युएट करेंगे एंड इवेल्यूशन कंडक्टेड बाय द एक्सटर्नल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, व्हाट इज द डिपेंडेंट, तो कौन सा डिपेंडेंट है सर? नेचुरल बात है, इंपैक्ट किसके ऊपर देख रहे हैं, इंपैक्ट देख रहे हैं किसके ऊपर, स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस जो है स्टूडेंट की, ये बेसिकली क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो है आपका लेवल ऑफ एस्पायरेशन ऑफ स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये उसका जो है वो क्या है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये बेसिकली स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस जिसके ऊपर आप लोग इंपैक्ट चेक कर रहे हैं, ये आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आंसर जो आएगा वो क्या, सी। आगे, विच ऑफ द स्ट्रेटजी इन द लिस्ट गिवन बिलो विल बी एसोसिएटेड विद द डायरेक्ट टीचिंग, इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो डायरेक्ट टीचिंग के साथ में जो है वो क्या है, एसोसिएटेड है, तो आपको बताना है। तो इसके अंदर क्या, डायरेक्ट टीचिंग के से रिलेटेड जो है कौन कौन सी, हम लोगों ने टीचिंग के मेथड पढ़े थे, तो वहां पे जो डायरेक्ट टीचिंग मेथड था उससे रिलेटेड कौन कौन सा, सबसे पहला प्रोवाइडिंग एग्जांपल एंड एक्सप्लेनेशन, सीधा एग्जांपल दिया, एक्सप्लेनेशन दिया, बात खत्म किया, ये डायरेक्ट टीचिंग का पार्ट है। इंक्वायरी को प्रमोट करना डायरेक्ट है क्या, नहीं, इसको जनरली हम नहीं लेते हैं। फोकस ऑन द ग्रुप, फोकस किया कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ये है क्या, नहीं। डायरेक्ट टीचिंग के अंदर बेसिकली क्या किया जाएगा, जो टीचर रहेगा वो क्या करेगा, अपना जो कॉन्सेप्ट्स है सिंपल सी वो आएगा और क्या करेगा, टीचिंग करना शुरू करेगा, एग्जांपल देगा, एक्सप्लेनेशन देगा, बात खत्म। कॉन्सेप्ट्स को समझाने के ऊपर बेसिकली उसका जो फोकस रहेगा वो क्या रहता है, थोड़ा सा कम रहेगा। वो जनरली आएगा और आके क्या करेगा, सीधा बस एग्जांपल देना शुरू कर, एग्जांपल देगा और अपना कॉन्सेप्ट जो है वो बताएगा, जो उसने बताना है, समझाएगा नहीं, ज्यादा क्लैरिटी नहीं करता है और अपना चला जाएगा। तो उसके अंदर कौन कौन सा आएगा, प्रोवाइडिंग एग्जांपल एंड एक्सप्लेनेशन आएगा। रिव्यू देना, बिल्कुल सही बात है, किसी एक पॉइंट के ऊपर जाके रिव्यू देना एंड ऑफर करना प्रैक्टिस एंड फीडबैक, बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम रेजिंग नहीं, ये इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि यहां पे तो फिर क्या हो गया, एक आपको जो है रूम मिल गया किसका, डिस्कशन करने का, वो इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, 1, 4 एंड 5, सी। आगे, विच ऑफ द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक है जो इन्फ्लुएंस करता है हिज और पर्सपेक्टिव इन द कोर्स ऑफ स्टडी, जो उसके पर्सपेक्टिव को जो है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहला, लर्नर का कमिटमेंट, बिल्कुल करता है जी, ये तो सबसे मेन चीज है। दूसरा, पेरेंट का इंटरेस्ट, नहीं, इसका कोई नहीं है। प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, बिल्कुल करता है। स्किल ऑफ द लर्नर इन द कंसर्न एरिया, बिल्कुल करता है। फैमिली साइज का लेना देना नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली टू विच द लर्नर बिलोंग, नहीं। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1, 3 एंड 4। तो ये 3 ऐसे बेसिकली जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है लर्नर से रिलेटेड जो इन्फ्लुएंस करते हैं उसके पर्सपेक्टिव को इन द कोर्स ऑफ स्टडी। तो आंसर जो आएगा वो क्या, 1, 3 एंड 4। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्टडी इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग, ध्यान से सुनना, कौन से रिसर्च स्टडी के अंदर इंटरप्रिटेशन और जो मीनिंग है गेट मोर अटेंशन देन द फॉर्मुलेशन, मतलब अपने को थ्योरी से ज्यादा हमारा जो मेन, मतलब देखो एक तो होता है फॉर्मुलेशन और जनरलाइजेशन, कि उसको क्या करना, जनरलाइज कर देना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है वो क्या चीज है, तो वो मतलब इंटरप्रिटेशन और मीनिंग निकालना। किस रिसर्च के अंदर उसके ऊपर फोकस ज्यादा होता है, मीनिंग के ऊपर फोकस ज्यादा होता है, ना कि थ्योरी के ऊपर। तो वो होता है कौन सा, हिस्टोरिकल स्टडी, जिसके अंदर हम ये देख
देखते हैं कि क्या निकला, इंटरप्रिटेशन वहां पे बेसिकली देखते हैं। और जो फिलोसफिकल हो गया या एथनोग्राफिक हो गया, तो यहां पे ये 3 रिसर्च स्टडी ऐसी है जहां पे आपका मेन फोकस जो है वो चीजों को जर्नलाइज करने पर, अपनी रिसर्च फाइंडिंग को जर्नलाइज करने से ज्यादा जो है आपका मेन फोकस जो है वो रहता है किसके ऊपर, उनको इंटरप्रेट करने पर। जैसे मान लीजिए आप फंडामेंटल रिसर्च करते हो, कोई नई थ्योरी बनाते हैं, बट फिलोसफिकल रिसर्च हो गया, हिस्टोरिकल हो गया या एथनोग्राफिक रिसर्च हो गया, तो इसके अंदर आपका मेन फोकस जो है वो रहता है किसके ऊपर, कि कोई एक टर्म्स है, कोई एक वर्ड्स है, कोई एक कॉन्सेप्ट है, तो उसके मीनिंग को इलेबोरेशन करने पर। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्टडी इंटरप्रिटेशन एंड द मीनिंग गेट मोर अटेंशन। इंटरप्रिटेशन और जो उसका मीनिंग है वो ज्यादा अटेंशन लेते हैं देन द फॉर्मुलेशन जनरलाइजेशन। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या, हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल एंड द एथनोग्राफिक। आंसर विल बी द डी 1, 3 एंड 4। आगे, विच फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, आपको लिस्ट दे रखी है, आइडेंटिफाई दोज विच आर द नॉन प्रोबेबिलिटी। तो कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, डायमेंशनल नॉन प्रोबेबिलिटी, स्नोबॉल नॉन प्रोबेबिलिटी, क्लस्टर सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी मेथड है, कोटा नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और सर्टिफाइड आपका जो है वो प्रोबेबिलिटी वाला है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, 2, 3 एंड 5, डी। कॉमनली यूज इन साइंस, ध्यान से समझना, बोलता है कॉमनली एक ऐसा इसमें प्रोसेस है जिसको कॉमनली आप यूज करते हो किसके अंदर, साइंस में, सच एज सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी, फिजिक्स हो गया, और केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी एंड मेडिसिन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ए कलेक्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन विच मेक यूज ऑफ मैनिपुलेशन, जिसको हम यूज करते हैं क्या करने में, मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल टेस्टिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द, क्या करने के लिए, जो हमारा ये देखो दोबारा समझो एक बार, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बात हो रही है किसका, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक कलेक्शन है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक कलेक्शन है किसका, अलग अलग रिसर्च डिजाइन का, रिसर्च मेथड का, विच मेक यूज, जो यूज करता है मैनिपुलेशन को, मतलब जो आप चेंज करते हैं वेरिएबल्स को, एंड कंट्रोल टेस्टिंग को इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करने के लिए, कि कैजुअल प्रोसेस, बेसिकली वहां पे आप कैजुअल प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है या नहीं है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए। आगे, लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या क्या होता है, सबसे पहला रिसर्चर जो है वो रैंडमली क्या करता है, असाइन करता है पार्टिसिपेंट को टू द ग्रुप, हाँ जी करते हैं। फिर दे प्रोवाइड कंट्रोल, वो एक्सटेनियस जो भी वेरिएबल्स होते हैं जिनका मतलब जो आपके स्टडी को खराब कर सकते हैं, तो उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं, हाँ जी करता है। द ट्रीटमेंट कंडीशन में फिजिकली मैनिपुलेट, जो कंडीशन है उसको मैनिपुलेट किया जाता है, हाँ जी किया जाता है, क्योंकि मैनिपुलेशन करके तो हम इंपैक्ट देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ा। फिर देयर इज अ स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन होता है ग्रुप का, हाँ जी होता है। द एक्सपेरिमेंट इज डिजाइन टू रिड्यूस द थ्रेट, एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए थे क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, जो आपके इंटरनल या एक्सटर्नल वैलिडिटीज है तो उससे होने वाले थ्रेट को रिड्यूस किया जाता है, हाँ जी किया जाता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ऑल ऑफ द अबव। आगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द बैरियर, ये जो आप बता रखे हैं उनमें से सारे जो है बैरियर एक को छोड़ के, तो कौन सा, एब्सेंस ऑफ नॉइज। ये बैरियर है क्या सर, नॉइज बैरियर होता है, लेकिन एब्सेंस ऑफ नॉइज जो है वो हमारा बैरियर नहीं है। बाकी डिस्टोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बैरियर है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड ये भी एक बैरियर है, बट एब्सेंस ऑफ नॉइज इज नॉट ए बैरियर। आगे, इनफॉर्मल ट्रांसमिशन, इनफॉर्मली जो है वो क्या करना, ट्रांसमिट करना इंफॉर्मेशन को, और फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रेप वाइन। आगे, कम्युनिकेशन इन द क्लास, कम्युनिकेशन क्लास के अंदर फेल कैसे होता है, अगर टीचर जो है वो क्या हो जाए, मोनोटोनस हो जाए इन डिलीवरिंग द मैसेज। अगर मान लीजिए मैं ही मोनोटोनस हो गया, अगर मेरे में मोनोटोनी आ गया और मैं अगर कर लो यार तुम्हारा जो मन कर रहा है वो कर लो, तो वहां पे क्या होगा, अगर टीचर में मोनोटोनी आ जाएगा मैसेज को डिलीवर करने में, तो नेचुरल बात है वहां पे आपका जो कम्युनिकेशन है ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसलिए बोलता है कम्युनिकेशन क्लासरूम कम्युनिकेशन फेल कब होता है, जब टीचर जो है वो क्या हो जाए, मोनोटोनस हो जाए इन डिलीवरिंग द मैसेज। आंसर विल बी द बी। आगे, इन ऑल द लेटर इन द वर्ड आर्गुमेंट आर अरेंज, बड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। बोलता है इफ ऑल द लेटर इन द आर्गुमेंट, ये एक वर्ड दे रखा आपको आर्गुमेंट, इसके अंदर ये आपका 8 जो है वो क्या है, लेटर्स है, ओके हाँ जी। तो बोलते हैं अगर इसको रीअरेंज किया जाए इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे ए बी सी डी, इस ऑर्डर के अंदर अगर हम इसको क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, और फिर रीअरेंज करने के बाद सब्स्टिट्यूट करते हैं बाय द लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग इट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, और फिर उससे जस्ट फॉलोइंग, जब अगले लेटर से उसको क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे, तो बताना आपको नया जो है अरेंजमेंट करके वो वर्ड क्या बनेगा। तो देखो आर्गुमेंट है ये ARGUMENT, ठीक है। तो आपको इसको जो है सबसे पहले क्या करना है, ये आर्गुमेंट को आपको अरेंज करना है, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ए तो सबसे पहले ए के बाद में बी सी डी, ये नहीं है, फिर ई, ये देखो ई है तो ई यहां आ गया, ठीक है जी। ई के बाद में एफ जी, एफ नहीं है फिर जी आ गया। मतलब आपको जो है वो रैंडमली, जो ये तो रैंडमली से
ठीक है। अब आपने इसको जो है वो क्या किया, अरेंज किया। तो इस तरह मैंने AEGMNRTU मैंने इसको क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। अब करना क्या है, अब इसको जो है फॉलोइंग अगले से नेक्स्ट वाले से जो है वो क्या करना है जी, रिप्लेस करना है। तो नेक्स्ट वाले से रिप्लेस करो, A का B, E का F, G का H, M का N, N का O, R का S, T का U और U का V। तो आंसर विल बी द A। ओके, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो आपको वर्ड दिया हुआ है आर्गुमेंट, तो इसको आपको जो है वो क्या करना है, रीअरेंज करना है किसके अंदर, इन दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करना है, कर लिया मैंने। आर्गुमेंट को रीअरेंज किया तो मेरा वो जो आया ये क्या है, AEGMNRTU, ठीक है। और उसको सब्स्टिट्यूट करो बाय द लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग इट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो मैंने उसको फिर बाद में इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया, A के बाद में B, E के बाद में F, G का H, M का N, N का O, R का S, T का U और U का V। तो इसको नया अरेंजमेंट जो है वो ये बनेगा आपका। चलो, इफ 75% ऑफ स्टूडेंट द स्कूल आर बॉयज, अगर 75% टोटल 100 में से अगर 75% जो है वो क्या है, बॉयज है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितना है, 420 है। देन द नंबर ऑफ बॉयज होता है। अरे भाई, अगर 75% बॉयज है तो 25% कौन होगी, गर्ल्स। और गर्ल्स 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 420। तो आपको 75% की निकालनी है। तो 420 अपन में 25 × 75 से सीधा कट गया। 25 से 25, 25 से 75, 420 को मल्टीप्लाई करो किससे, 3 से। तो 4 × 12 और 20 ये 60, 1260 आपका आंसर आ गया। अब ना इसको शॉर्टकट करना होता है। देखो, अगर आपको 420 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से। वैसे तो आपको अगर 42 का पहाड़ा याद है, मतलब 42 की टेबल याद है, तो 42 को मल्टीप्लाई करो सीधा 3 से, ठीक है, 126 आ गया। लेकिन वैसे इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 400 है ना, 420 है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, 400 और 20, ठीक है। 400 अगर 400 को 3 से करूं 1200, ठीक है। अब फिर 20 को 3 से करूं 60, तो ऐड करो तो कितना, 1260। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मतलब आप किस ट्रिक को बेसिकली वहां पे जो है वो यूज करते हो इसको फास्टेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए। तो खैर आंसर जो है हमारा वो क्या आएगा, C। आगे, इफ द प्राइस ऑफ द टीवी सेट इज इंक्रीज बाय 25%, बोलता है अगर प्राइस है टीवी सेट की इंक्रीज हो गई 25% से, देन बाय व्हाट परसेंटेज शुड द न्यू प्राइस बी रिड्यूस टू ब्रिंग द प्राइस बैक टू द ओरिजिनल लेवल। तो आपको बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है यार, x अपॉन में 100 प्लस x इंटू में 100। तो ये अपना फॉर्मूला था कि अगर मान लो सेम ही पोजीशन अगर रखनी है तो ये अपना जो है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो हमने लगा दिया कितने से बड़ा, 25 से। अच्छा, यहाँ पे प्लस है, अभी यहाँ पे प्लस आ रहा है, माइनस कब आएगा, अगर वो रिड्यूस हो जाता, ठीक है ना। तो 25 अपॉन में 100 प्लस 25 इंटू में 100, तो आंसर मेरा क्या आ गया, 20%। चलो आगे बढ़ो। अफर्मेटिव और नेगेटिव जो है, हम जब आर्गुमेंट्स पढ़ते हैं तो वहां पे हम बोलते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये क्या होता है, ये बताते हैं आपके क्वालिटी, किसकी बात करते हैं, क्वालिटी, ओके। और ऑल और सम, ये किसकी बात करते हैं, सर ये दोनों जो है वो बात करते हैं किसका, क्वांटिटी का। तो अपने को तो ये देखा है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव ये किसकी बात करेगा, क्वालिटी। आगे, द टर्म विच अकर इन द प्रीमाइसिस, वो टर्म जो प्रीमाइसिस में अकर होती है बट नॉट इन द कंक्लूजन, लेकिन कंक्लूजन में अकर नहीं तो उसको क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म। आगे, कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड, इंटरनेट के ऊपर जो है वो हर एक कंप्यूटर का जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, जिसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द मैसेज व्हाइल सेंडिंग एन ईमेल, जब आप ईमेल भेजते हो तो कौन सी एक ऐसी लाइन जो आपको पूरे मैसेज का ओवरव्यू देती है, तो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट। आगे, दिस सॉफ्टवेयर डेट परमिट ए यूजर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो परमिट करता है किसी यूजर को विद ए क्लिक ऑफ माउस टू लोकेट, डिस्प्ले एंड डाउनलोड द टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो एंड द ग्राफिक स्टोर ऑन द होस्ट कंप्यूटर ऑन द वेब। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, वेब ब्राउजर। तो ब्राउजर आपको जो है वो क्या करता है, मदद करता है कि ब्राउजर की हेल्प से आप लोग जो है वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर, ये ब्राउजर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर जो आपको परमिट करता है कि आप जो है माउस से क्लिक कर सकते हो, लोकेट, डिस्प्ले, डाउनलोड कर सकते हो टेक्स्ट को, वीडियो को, ऑडियो को, जो आपके एक कंसर्न जो होस्ट कंप्यूटर के ऊपर है, मतलब जो नेट के ऊपर जो आप चीज है आप उसको क्या डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सब आपको बेनिफिट देता है कौन, आपका वेब ब्राउजर। आगे अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द मेजर GHG ग्रीन हाउस गैसेस आइडेंटिफाइड टू रिड्यूस द एमिशन, कि हम जो उसके एमिशन को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे एज पर द क्योटो प्रोटोकॉल। वो कितनी थी, 6, और 6 कौन कौन सी थी, तो बोलता द टारगेट फॉर द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड फॉर द क्योटो प्रोटोकॉल कवर एमिशन ऑफ द 6 मेन ग्रीन हाउस गैसेस, नेमली एक है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक है मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, और ये परफ्लोरोकार्बन जो है PFC, और ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये SF6। तो ये जो है ये 6 तरह के आपके जो गैसेज हैं जो बेसिकली इसको आइडेंटिफाई किया गया है किसके अंदर, GHG के अंदर। तो ध्यान रखना कि ग्रीन हाउस गैसेज के इम्फेक्ट को क्योटो प्रोटोकॉल में क्या बोला गया कि कितने नंबर ऑफ गैसेज, तो 6 गैसेज हैं, ठीक है, जिनको आइडेंटिफाई किया गया टू रिड्यूस देयर एमिशन। चलो,
विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर कैन अकर एज ए रिजल्ट ऑफ द अर्थ इंटरनल हीट। तो अर्थ की इंटरनल हीट की वजह से जो डिजास्टर्स अकर हुए वो है कौन सा आपका अर्थक्वेक। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। कौन सा रिन्यूएबल नहीं है? कोल, नेचुरल बात है। आगे, द मेन गवर्निंग बॉडी एट द टर्शियरी लेवल के ऊपर मेन गवर्निंग बॉडी जो है वो कौन सी आपका? यूजीसी। ओके, नेम ऑफ द प्लान टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए अपने इंडिया के अंदर एक प्लान शुरू किया गया था जिसको बोलते हैं क्या? रूसा, RUSA, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, ये तो है एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। और स्कूल एजुकेशन में बढ़ाने के लिए SSA, सर्व शिक्षा अभियान जो वो लेके आए थे। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज फिगर, इनमें से कौन सा परसेंटेज फिगर है जो रिकमेंड किया था कोठारी कमीशन ने एंड द नेशनल पॉलिसी डेट शुड बी स्पेंड ऑन एजुकेशन। तो किसमें बोला गया? 6% जो है वो बोला गया था कि आपके जो भी टोटल GDP है तो उसका 6%, मतलब आपकी नेशनल इनकम का बेसिकली 6% जो है वो आपको खर्च करना चाहिए किसके ऊपर? एजुकेशन में। ये बात बोलती है किसने? कोठारी कमीशन। तो आंसर जो आएगा वो कितना? 6%। ओके, हाँ जी सर। चलो, ये हो गया जी हमारे क्वेश्चन। तो आप इसको कीजिएगा, ओके, और मैचिंग करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या बना है। ओके, हाँ जी सर। चलो, ये कीजिए एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। ठीक है, और बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहे, सब बहुत अच्छा होने वाला है। आने वाला टाइम आप ही का है, तो उस मेरा जो आने वाला टाइम है उसके लिए मैं अगर अभी से तैयारी करूंगा तो फिर अच्छी बात है। फिर मैं आगे से यहीं से प्रिपेयर होकर जब मैं आगे जाऊंगा तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है ना? हाँ जी सर। चलो, करो तैयारी सारे। ठीक है, और मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।